मेरा नाम मंदाकिनी है। मेरी माँ की एक सहेली जब उनसे मिलने घर आई थी, तो मेरी बड़ी बहन रीना रसोई में चाय बनाने चली गई और साथ ही दूसरे चूल्हे पर पकौड़े भी बनाने लगी। इसी बीच मेरी दूसरी बहन ने और भी कई नाश्ते तैयार करना शुरू कर दिया और ट्रे में नमकीन, बिस्किट आदि सजाकर ले आई। करीब 15 मिनट बाद रीना दीदी नाश्ता सजाकर ट्रे लेकर माँ के कमरे की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वो और ट्रे दोनों गिर गए। अचानक आवाज सुनकर माँ बाहर आई और ये सब देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी डर के मारे माँ की ओर देखने लगी। माँ के इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर एक कमरे में ले गई। दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी जल्दी सब कुछ साफ सुथरा करने लगी। ये सब देखकर माँ की वो सहेली जो उनसे मिलने आई थी जाने लगी और बोली कि छाया, कोई बात नहीं, बच्चों को तुम कुछ मत कहो, वैसे भी मैं अब जा रही हूँ। लेकिन माँ के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी। माँ ने कहा कि नहीं मीना, इन बच्चों को समझना चाहिए कि इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही से साफ पता चलता है कि इनकी परवरिश में कमी रह गई है। मैं इनकी गलतियों को बचपन से माफ़ करती आई हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका। माँ की इस तरह की बातों में कोई नरमी नहीं थी। मीना, जो कि माँ की सहेली थी, एक गहरी सांस लेकर वहां से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि माँ कुछ कहती हैं या किसी बात का फैसला कर लेती हैं तो उन्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता। फिर उस रात जो हुआ वो हम सभी बहनों को हिला देने के लिए काफ़ी था। माँ निर्दयी थीं। उन्होंने दीदी को रात में बाहर ले जाकर डांटा, फटकारा और फिर उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। उस समय दीदी की उम्र 21 साल थी और हम पहली बार माँ का ऐसा निर्दयी बर्ताव देख रहे थे। उनकी इस हरकत ने हमें सभी बहनों को रोने पर मजबूर कर दिया। रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद माँ ने हमें छत पर भेज दिया और कहा कि कोई लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही हाल होगा। हम बहनें सारी रात जागते रहे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। इससे पहले जब भी कोई गलती होती थी, माँ समझा बुझाकर छोड़ देती थी, लेकिन इस तरह रात भर कमरे में बंद रखना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थीं। मैं सब में छोटी थी। मेरी 2 बहनें जुड़वा थीं और मेरी उम्र उस समय 12 साल थी। रोते रोते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बाकी बहनें अभी भी सो रही थीं। मुझे डर था कि अगर माँ को पता चल गया कि हम अब तक सो रहे हैं तो फिर वो फिर से डांटेगी, इसीलिए मैंने सबको जगाया। कुछ बहनें सुबह का नाश्ता बनाने में लग गईं और कुछ सफाई में जुट गईं। क्योंकि मैं छोटी थी, मेरी जिम्मेदारी कोई बड़ा काम नहीं था। मैं बस छोटे मोटे काम करती थी या किसी को कुछ चाहिए होता तो उन्हें लाकर देती थी। सुबह 10 बजे माँ अपने कमरे से बाहर आई और सीधे उस कमरे की ओर गई जहाँ दीदी को बंद करके रखा गया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे से बाहर निकली, लेकिन वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसके हाथ में कई 500 के नोट थे। दीदी के बाहर आते ही माँ ने फिर से उस कमरे का ताला लगा दिया। माँ ने दीदी को दवाई और पानी दिया और दीदी ने माँ के इशारे पर उसे खा लिया। इसके बाद माँ ने हम सभी बहनों को हिदायत दी कि ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि दीदी अब सोएगी। माँ ने दीदी को उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया और फिर बाहर आकर बाकी सबका काम ध्यान से देखने लगी। हम सभी बहनें अब तक बहुत बेचैन थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। दीदी को कमरे में बंद करने की वजह तो समझ में आ रही थी, लेकिन वो जिस तरह लंगड़ा रही थी उससे लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या कमरे में कोई और था जिसने दीदी को मारा या कुछ और हुआ, ये समझ पाना बहुत मुश्किल था। दोपहर में हम बहनें आमतौर पर 1 घंटे सोती थीं, लेकिन उस दिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। मेरी दीदी का निर्दोष चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था और मैं बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। अगर दीदी ने कोई गलती की थी तो माँ ने उसे प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? ये सवाल मेरे मन में सांप बनकर फन उठा रहा था, लेकिन इसका मुझे जवाब कहीं नहीं मिला। मेरे पिता पूरे दिन घर के बाहर जुआ खेलते थे। माँ ने उन्हें 1000 बार समझाया था कि ऐसे काम घर के बाहर मत किया करो, लेकिन पिता कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। वो दिन भर जुआ खेलते और रात भर शराब पीकर समय बिताते। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती थी
कि माँ उन्हें सहारा देकर घर लाती थी, लेकिन पिता माँ को गालियाँ देकर फिर से बाहर चले जाते। अगर माँ हिम्मत करके उन्हें फिर से अंदर बुलाने की कोशिश करती तो वो माँ को बुरी तरह से मारते पीटते और उन्हें अधमरा कर देते। इसके बाद माँ खुद घर के दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर जाती थी। ऐसी घटनाओं से पहले माँ हम बहनों को घर के अंदर भेज देती थी, शायद इसीलिए कि वो हमें पिता के ऐसे बर्ताव से बचाना चाहती थी। पिता इतने शराबी हो चुके थे कि माँ को बेचने की बात करते थे, जो हम बहनें अंदर से सुनती थीं। लेकिन माँ एक सख्त औरत थी। वो कभी पिता की बातों से डरती नहीं थी। वो उनकी मर्दानगी का ऐसा विरोध करती थी कि पिता हैरान रह जाते थे और पूछते थे कि छाया, तू औरत है या मर्द? मेरे पास भी तेरे जैसी ताकत नहीं है। लेकिन माँ को इस पर कभी शर्म नहीं आती थी। वो जवाब देती थी कि मैं तुम्हारे जैसे नशेड़ी के हाथों खुद को सौंप नहीं सकती। मैं इस घर को किसी भी तरह बनाकर तुम्हें यहाँ रख रही हूँ। तुम्हें मेरे लिए आभारी होना चाहिए। अगर इस घर में तुमने कुछ तोड़फोड़ की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। हमारा घर कोई महल नहीं था, लेकिन उसमें खूबसूरत संगमरमर का काम था और एक सुंदर ड्राइंग रूम था। माँ के लिए ये किसी महल से कम नहीं था, बल्कि उसके बराबर था। माँ की ऐसी बातें सुनकर पिता फिर से गिड़गिड़ाने लगते और कहते कि देख छाया, मुझे थोड़ा पैसा दे। क्या तू चाहती है कि जुआ खेलने के समय तेरे पति की जेब से एक भी पैसा ना निकले? लेकिन माँ की ना कभी हाँ में नहीं बदली। फिर रात को जब पिता शराब के नशे में माँ से बहस करते तो माँ अलमारी में रखे सारे पैसे उन्हें दे देती थी। लेकिन अगले दिन माँ के पास फिर से बहुत पैसे आ जाते। ये देखकर हम बहनें हैरान हो जाती थीं। पिता कमाई नहीं करते थे और माँ भी कोई काम नहीं करती थी। फिर इतने पैसे आते कहाँ से? लेकिन माँ से ये सवाल पूछने की हिम्मत किसी की नहीं थी। हम सभी माँ से बहुत डरते थे और जब पिता हमारे सामने आते तो ये डर दुगना हो जाता था। पहली बात, वो हमेशा शराब के नशे में रहते थे। दूसरी बात, माँ इस बात को भी बहुत बुरा मानती थी कि हम में से कोई उनके सामने जाए। माँ कहती थी कि तुम में से कोई भी तुम्हारे पिता के सामने ना जाए और जब वो नशे में हो तो कोशिश करना कि तुम उनके पास भी ना आओ और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना। हम सब बहनें किसी भी कीमत पर माँ की बात मानती थीं। माँ हमें अक्सर छत पर सोने के लिए भेज देती थीं। वो उस कमरे में ताला लगा देती थी जहाँ दीदी को बंद किया गया था और खुद बाहर बैठ जाती थीं। हम बहनों ने कई बार दीदी से पूछने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ और वो लंगड़ा कर क्यों चल रही है, लेकिन दीदी हमेशा चुप रहती थी। वो सिर झुका लेती थी और कुछ नहीं कहती थी। दीदी की चुप्पी की वजह से बाकी बहनों ने उससे पूछना बंद कर दिया था, लेकिन मैं 3 दिनों तक लगातार दीदी से पूछती रही। आखिरकार एक दिन जब मैंने उसे बहुत परेशान किया तो उसने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा कि तू अभी छोटी है, अपना काम अच्छे से कर, किसी भी काम में गलती मत करना वरना तुझे भी मेरे जैसी सजा मिलेगी। और अब तुझे भगवान की कसम है कि मुझसे ये मत पूछो कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं दीदी की बात सुनकर अपना सवाल भूल गई और उससे बहुत नाराज हो गई। गुस्से में मैं कमरे से बाहर निकल आई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही मैं रो भी रही थी। बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैंने तो बस यही पूछा था कि वो लंगड़ा कर क्यों चल रही है और माँ ने उसे क्या सज़ा दी, लेकिन दीदी ने मुझे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैं रोते रोते लेट गई और सोचा कि उससे बात ना करके शायद मैं उसे परेशान करूंगी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। दीदी सिर्फ माँ की बात मानती थी। माँ के एक इशारे पर वो उठ जाती थी और सब कुछ करने लगती थी। अब हर रोज़ माँ उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालती। अगर कहीं धूल का एक तिनका भी माँ की नज़र में आ जाता तो माँ दीदी को उस कमरे में भेज देती। अगले दिन जब वो बेचारी लंगड़ाते हुए बाहर आई तो उसे देखकर मुझे दीदी पर बहुत दया आई और माँ के लिए मेरा गुस्सा बढ़ गया। अगर सज़ा देनी ही थी तो सुबह उसे दर्द की दवा क्यों दी? 7 दिन के अंदर ही सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं अपनी दीदी की तकलीफ नहीं देख पा रही थी। एक दिन मेरी दूसरी बहन विशाखा से सब्जी गिर गई। माँ बहुत नाराज हो गई और रात में विशाखा को कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने खुद हमें सभी बहनों को छत पर भेज दिया और बाहर एक कुर्सी रखकर खुद बैठ गईं। अब हम बहनें इस तरह की चीज़ों की आदत डाल चुकी थीं, इसीलिए हम सब सो गईं। लेकिन रात में जब मैं उठी तो देखा कि रीना दीदी घुटनों के बल बैठी हुई हैं। मैंने सोचा कि शायद उसके पैरों में दर्द हो रहा है। मैं तुरंत उसके पास गई और जब उसका सिर उठाया तो देखा कि वो रो रही हैं। ये देखकर मैं डर गई। मैंने भगवान से कहा कि इसे इतनी चोट नहीं देनी चाहिए थी। मैंने पूछा कि दीदी क्या हुआ?
क्या मैं माँ को बुलाऊं? उसने कहा, मंदाकिनी, माँ को मत बुलाओ, मुझे दर्द नहीं है, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। ये सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। मैंने धीरे धीरे दीदी के पास जाकर पूछा कि दीदी बताओ ना क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस यही बोली कि मंदाकिनी, तुम कभी कोई गलती मत करना और ऐसा अच्छा काम करना कि माँ तुम्हें सजा न दे सके। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। फिर मैंने पूछा कि दीदी तुम क्यों रो रही हो? फिर जो उसने कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं विशाखा को लेकर परेशान हूँ, जिसे माँ ने कमरे में बंद कर दिया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। बेचारी, उसकी ये बात सुनकर मुझे भी विशाखा के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि विशाखा ने सब्जी कितने खराब तरीके से जला दी थी, जिसकी वजह से आज रात का खाना नहीं बना। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी पसंदीदा सब्जी बननी थी, लेकिन अब नहीं बनी। इस वजह से माँ ने उसे सजा दी, तो मुझे वो सजा सही लगी। मेरी ये बात सुनकर दीदी की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। अगले ही पल उसने मेरे कमर में जोर से धक्का दिया और कहा कि तू कितनी स्वार्थी है, उसे सजा मिल रही है और तुझे बस अपने खाने की चिंता है। उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना कर कि तेरे ऊपर ऐसा समय कभी ना आए जब तुझे पता चले कि असली दर्द क्या होता है। उसके इस तरह से कहने पर मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैं अपनी जगह जाकर लेट गई और दीदी की तरफ देखती रही। लेटे लेटे सोचने लगी कि मैं छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हूँ। शायद यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगले दिन जब माँ विशाखा दीदी को उस कमरे से बाहर लेकर आई, तब उन्होंने उसे एक गोली देकर उसके कमरे में सोने को कहा और हम सभी बहनों को ये बताया गया था कि कोई शोर नहीं करना है, अगर कोई शोर करता तो अच्छा नहीं होगा। हम माँ की बातों से डरते थे, इसीलिए मैं भी एक कोने में बैठ गई। सोच रही थी कि शाम को विशाखा दीदी से पूछूंगी। वो रीना दीदी की तरह चुप नहीं रहेगी। मुझे यकीन था कि आज सब पता चल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत ने ऐसा किया कि शाम को सोने के बाद जब मैं बाहर आई तो चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई थी। जो काम मैं अक्सर टाल देती थी, वो अचानक मेरी बहन की मदद करने लगी। और बात करते करते मैंने विशाखा दीदी से पूछा कि क्या हो रहा है, तुम्हारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, क्या मैं पैर दबा दूं? लेकिन वो चुप थी। उन्होंने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया। मैंने वही सवाल 3-4 बार पूछा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया और गुस्से में कहा कि पता नहीं भगवान बड़ी बहनों को क्यों बनाते हैं। जिनसे कुछ पूछो तो वो बड़ी चुपचाप खड़ी रहती हैं। रीना दीदी से पूछो तो वो भी कुछ नहीं कहती, और अब तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर विशाखा दीदी का मन बहुत खराब हो गया। उसने कहा कि मंदाकिनी, तुम्हारी एक बात का जवाब ना देने से क्या हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। बार बार ऐसे सवाल करना ठीक नहीं। इसका जवाब ना देने की एक वजह होती है और तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम अभी बहुत छोटी हो। सवाल जवाब करने के बजाय अच्छे से काम करना बेहतर है। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम कभी कोई गलती ना करो। ये कहकर विशाखा दीदी की आंखों में आंसू आ गए और मैं डर कर वहाँ से भाग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मुझसे क्यों प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि मैं कभी कोई गलती ना करूं। कौन जाने माँ ने क्या भयंकर सजा दी थी, जिससे मुझे समझ आ गया कि मुझे गलती करना सही नहीं होगा। रात को मैं लेटे लेटे इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी, जब ये चीज़ें मुझे डरा रही थीं। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब हैरान थे। सिर्फ 3 महीने पहले ही माँ ने इस घर को तोड़कर नया बनवाया था। अब उन्होंने मजदूर क्यों बुलवाए हैं? मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और सख्त आवाज़ में कहा कि अंदर जाओ। मैं उनकी बात सुनकर अपने कमरे में चली गई। हमारे घर में कोई भी अजनबी आता तो माँ सख्ती से मना करती कि उनके सामने कोई ना जाए। खासकर लड़कियों को अंदर ही रहना पड़ता था। मैं खुद को सबसे छोटी मानती थी, इसीलिए इस नियम का फ़ायदा उठा लेती थी। बाकी लोगों के मुकाबले माँ मेरे साथ थोड़ा नरम थी, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उनकी बात ना मानूं। हम पूरे दिन कमरे में ही बैठे रहे और वहीं खाना खाया। माँ ने होटल से खाना मंगवाकर हमारे कमरे में भिजवा दिया था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिरकार क्या कर रही थीं। ये राज अब तक खुला नहीं। जब तक रात को मजदूर चले नहीं गए, वो भी पूरी तरह नहीं, बस आधा खुला। जब हम बाहर निकले तो देखा कि एक कमरे में लोहे की रॉड बांधी गई थी। वो वही कमरा था जिसमें माँ बहनों को ताला लगाकर रखती थी। वो कमरा अब अजीब सा दिख रहा था और पहले से काफी बड़ा हो गया था,
क्योंकि ये पीछे की सड़क तक फैला हुआ था। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई क्योंकि इस बात को पचा नहीं पा रही थी। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने माँ से पूछा कि माँ अब तो बताओ तुम क्या बनवा रही हो। इस पर माँ बोली कि मैं तुम्हें मना किया था कि मज़दूरों के सामने मत आना, तुम क्यों आई? आज के बाद अगर कोई भी गलती की तो पैर तोड़ दूंगी। उस समय मुझे रीना दीदी और विशाखा दीदी के लंगड़ा कर चलने की बात याद आई और मैं डर से चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है माँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे तो बताओ मैं तुम्हारी अच्छी बेटी हूँ, है ना? जहाँ और कुछ काम नहीं करता वहाँ मक्खनबाजी काम आती है। मैंने भी वही तरीका अपनाया और मासूमियत से पूछा। फिर माँ ने बताया कि वो हमारे लिए जेल बना रही हैं। अब से जो भी गलती करेगा उसे वो जेल में बंद कर देंगी। मुझे लगा कि माँ मजाक कर रही हैं तो मैं हंसने लगी, लेकिन वो सच कह रही थीं। मेरी हंसी देखकर माँ गुस्से में बोली, मंदाकिनी ये क्या बदतमीजी है? माँ कुछ कहे तो दांत दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और माननी चाहिए। आज के बाद अगर ऐसा बर्ताव किया तो इस जेल की पहली कैदी तुम बनोगी। माँ की ये बात सुनकर मेरी हंसी अचानक रुक गई। मैं डर भरी आंखों से माँ की ओर देखने लगी और पूछा कि माँ तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो गुस्से भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाकर कहा कि मंदिनी तुम पागल हो गई हो क्या? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बेवजह सवाल मत किया करो। माँ अगर नाराज़ हो गई तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझती इन सवालों को? मैंने 1000 बार टाल दिया है, लेकिन तुम अपनी बातों पर अड़ी रहती हो। इन बातों के पीछे भागना बंद करो, एक दिन खुद ही समझ पाओगी। दीदी बहुत रो रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं इन बातों के पीछे पड़ी हूँ, जबकि मुझे पता है कि इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। जो मेरी दोनों दीदियों के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो सकता है। मैंने उस रात अपनी दीदी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं पूछूंगी और हर काम अच्छे से करूंगी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी बहुत खुश हो गई और अपने बिस्तर के नीचे से 500 रुपये निकाल कर मुझे दिए। मैं हैरान हो गई कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। माँ तो हमें कोई भी खर्चा नहीं देती। मैंने दीदी से पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए। दीदी मुस्कुराई और बोली कि तुमने देखा था जब माँ ने कमरे से बाहर कुछ 500 के नोट उठाए थे। मैंने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा हाँ। दीदी ने कहा कि मैंने भी उन्हीं पैसों में से कुछ रख लिए थे। तुमने मेरा कहा माना, इसीलिए अब ये तुम्हारे हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे दिया हुआ वादा तोड़ा तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने उससे वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ूं। उस रात मैंने सभी को भरोसा दिलाया कि आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अगर मैं इसी तरह सवाल पूछती रही तो माँ मुझे जेल में बंद कर देंगी। अगले दिन माँ ने हमें फिर से कमरे में बंद कर दिया क्योंकि पापा अपने एक दोस्त के पास गए थे और सुबह लौटे। उस दिन पापा ने माँ से पैसे मांगे। माँ ने देने से इनकार कर दिया, जिससे उनके बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा मुझे मारने की धमकी देने लगे। माँ ने खुद को पापा के हाथों से बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पापा ने स्टील की फूलदान उठाकर माँ के सिर पर मारने की कोशिश की, उनका पैर फिसल गया। वो ज़मीन पर गिर गए और उनकी कमर टूट गई। माँ तुरंत पड़ोस के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा की मौत हो गई है। ये सुनकर माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने हमें कमरे से बाहर निकाला और कहा कि जिस इंसान से मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर आओ और अपने पापा को देखो। उस दिन मैंने माँ को पहली बार रोते हुए देखा, वरना वो हमेशा मुश्किल समय में भी खुद को बहुत मजबूत दिखाती थी। हम सभी हमेशा पापा से दूरी बनाए रखते थे, हर बहाने से, लेकिन उस दिन मैं बहुत रोई। आखिरकार चाहे वो जैसे भी थे, वो हमारे पिता थे। पापा की मौत के चौथे दिन माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। फिर घर में अधूरी पड़ी जेल बनाने का काम पूरा करने के लिए मजदूर वापस आए। 5 दिनों में वो जेल तैयार हो गई। अब माँ बहुत खुश रहती थी। वो हर दिन हमारी बहनों का काम देखती थी। अगर किसी का काम थोड़ा भी खराब होता तो उसे जेल में डाल देती थी। अगले दिन जेल से बाहर निकालकर उसे एक गोली खिलाकर सुला देती थी और 500 रुपये का नोट खुद रख लेती थी। इस तरह 4 साल बीत गए। अब मेरे अलावा सभी बहनों ने किसी न किसी वजह से माँ की इस सज़ा को भुगता।
क्योंकि मैंने कभी कोई काम नहीं किया और मेरी बहनों ने भी मुझे कोई काम करने नहीं दिया। अगर मैं कोई काम शुरू करती तो वे मुझे रोक देती या फिर काम छीनकर खुद करने लगती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता कि वे हमेशा मुझे एक छोटी बच्ची समझती थीं। मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। कम से कम अब तो मुझे कुछ काम करने दिया जाना चाहिए, लेकिन उनका जवाब हमेशा यही होता कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो माँ तुम्हें भी सज़ा देंगी। ये सुनकर मेरा मन बेचैन हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिससे आप सभी इतने डरते हैं। लेकिन मुझे अपनी दीदी को दिया हुआ वादा भी अच्छी तरह याद था और वो वादा मैं तोड़ नहीं सकती थी। अब एक ही रास्ता था कि मुझे कोई गलती करनी चाहिए ताकि माँ मुझे सज़ा के तौर पर जेल डाल सके। लेकिन मेरी बहनों का बर्ताव अजीब था। वे मुझे किसी काम में हाथ लगाने नहीं देती थीं। इससे मेरा शक और बढ़ गया। एक दिन खाने के बाद मैंने जल्दी से गिलास उठाया और पानी पीकर जानबूझकर गिलास को हाथ से गिरा दिया। गिलास अगले ही पल टूट गया। माँ गुस्से से मेरी ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि अब वो मुझे जेल में डालेंगी और साथ ही कहा कि अच्छे से खा लो, बाद में पूरी रात कुछ नहीं मिलेगा। मैं किचन में जाकर अच्छे से खाना खा रही थी, तभी मेरी एक बहन मेरे पीछे पीछे आई। उसने मेरा दुपट्टा अपने पास ले लिया और खुद को उससे ढक लिया। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे खुद ही जाना है। अंदर जाकर मैंने पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश की। जब मुझे जेल में बंद किया गया तो मेरी जान ही निकल गई। वहाँ इधर उधर कई पुरुष तकिए लेकर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद एक औरत मेरी बहन को पर्दे के पीछे लेकर गई। जब मेरी बहन वापस आई तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। फिर वहाँ संगीत बजने लगा और मेरी बहन उस संगीत पर नाचने लगी। मैं अपनी बहन को मेरी सज़ा भुगतते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार जब सुबह हुई तो वहाँ से लोग एक एक करके जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सभी अपनी इच्छा के अनुसार हजार हजार के नोट छोड़कर जा रहे थे। मेरी बहन नाचते नाचते इतना थक चुकी थी कि जब माँ ने जेल का दरवाज़ा खोला तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रात में वहाँ से जाने से पहले मैंने एक बड़ा कदम उठाया। हमारे इलाके में जब एक सास ने अपनी बहू की हत्या कर दी थी, तब मीडिया के लोग वहां पहुंचे थे। उस समय रास्ते में पड़ा उनका एक कार्ड मैंने उठा लिया था। वो कार्ड बचपन से ही मेरे पास था, हालांकि मुझे पता नहीं था कि वो अब तक मेरे पास कैसे था। मैंने अपने उस कार्ड का इस्तेमाल किया और अपने पिता का मोबाइल लिया, जो उनकी मृत्यु के बाद से हमारे पास था। मैंने मीडिया के लोगों को कॉल किया और उन्हें सारी बात बता दी। साथ ही मैंने ये भी बताया कि मेरी माँ मुझे जेल ले जा रही है। जैसे ही माँ ने मुझे जेल में बंद किया, मीडिया के लोग अपने कैमरों के साथ वहां पहुंच गए और माँ की करतूतों की रिकॉर्ड करने लगे। माँ घबरा गई और बार बार मेरी ओर गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। वो मुझे गले लगाकर बार बार कहने लगी कि मेरी बेटी पागल है और कोई दूसरा बहाना बनाने लगी। पुलिस को खबर मिलने के 48 घंटे के भीतर माँ को जेल भेज दिया गया। मेरी सभी बहनें मुझसे बहुत नाराज थीं और बार बार पूछ रही थीं कि मैंने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं खामोश रही और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपनी बहनों को बचाना चाहा। अगले दिन एक महिला कांस्टेबल ने हमें बताया कि वो औरत एक अपराधी है, तुम उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि इस धंधे के लिए उसने तुम्हें अलग अलग जगहों से उठाया था। उसका पति मरा नहीं था, बल्कि उसी महिला ने उसे मार डाला था, क्योंकि वो तुम सबको बेच देना चाहती थी। ये औरत पूरी जिंदगी तुम्हारे जरिए कमाई करना चाहती थी। ये सुनकर हम बहनें गहरे दुख से भर गईं। पुलिस ने कहा कि वे हमें हमारे असली माता पिता के पास ले जाएंगे, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने सोचा कि हम सभी एक साथ रहेंगे, हम बहनें कभी अलग नहीं होंगी और हमेशा एक साथ ही रहेंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।